यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। यानी संविधान की प्रस्तावना में क्या बताया गया है, इसकी हम बात करेंगे। संविधान प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में अन्य देशों ने इसे अपनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है और प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यहाँ पर 3 शब्द है जोड़े गए हैं 1976 के अंदर। वो हैं समाजवादी, एक तो समाजवादी यहाँ पर जोड़ा गया है, एक वर्ड यहाँ पर जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष, और एक वर्ड यहाँ पर जोड़ा गया है वो है अखंडता। ये 3 वर्ड है यहाँ पर जोड़े गए हैं। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में हम बात करें, जैसे वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना के तत्वों की हम बात करें, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। तो प्रस्तावना के तत्वों की हम बात करते हैं। प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व क्या है? तो प्रस्तावना के तत्वों की बात करें, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। पहला बताया गया है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान को शक्ति कहाँ से आती है? भारत के लोगों से आती है। तो संविधान का जो अधिकार है उसका स्रोत क्या बताया गया है? भारत के लोग ही यहाँ पर बताया गया है। दूसरा बताया गया है भारत की प्रकृति के बारे में। भारत की प्रकृति यानी प्रस्तावना में बताया गया है, प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा यहाँ पर संविधान के उद्देश्य को भी प्रस्तावना में बताया गया है। संविधान का उद्देश्य, तो उद्देश्य में क्या बताया गया है? उद्देश्य में बताया गया है इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथा यहाँ पर बताया गया है संविधान लागू होने की तिथि, जो कि 26 लागू होने की तिथि यहाँ पर बताई गई है 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ था। अब प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं उनके हम अलग अलग अर्थ यहाँ पर समझेंगे। तो प्रस्तावना के शब्दों के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के मुख्य शब्द, जैसे प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, क्या संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इनका विस्तार से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? संप्रभुता।
क्या होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता की बात करें, संप्रभु शब्द का आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का ये डोमिनियन है। तो डोमिनियन क्या होता है, कोई भी देश अगर किसी देश का डोमिनियन है तो डोमिनियन यहाँ पर क्या होता है। तो डोमिनियन के बारे में बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने पर भारत ब्रिटिश शासक पर निर्भर था, यानी ब्रिटिश शासक का उपनिवेश था। और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के द्वारा सत्ता जैसी थी। और 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करके भारत इससे मुक्त हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान में 1956 तक के ब्रिटिश डोमिनियन ये रहा था। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अन्य देश का ये डोमिनियन नहीं है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामले आंतरिक हो या बाहरी इसका निस्तारण है करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरीके से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। यानी भारत की जो संप्रभुता है उसको यहाँ पर ये प्रभावित नहीं करती है। संप्रभुता क्या होती है? संविधान सभा के कुछ सदस्यों के मन में व्याप्त शंकाओं को दूर करते हुए 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने काफी पहले पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त भी किया है। क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है? गठबंधन का सामान्य मतलब वादे से है। संप्रभुत्व राष्ट्र कुल से स्वतंत्र जुड़ाव इस तरह के वचनों के तहत नहीं हो सकता। इसकी मजबूती इसमें व्याप्त लोचशीलता और स्वतंत्रता में निहित है। इसलिए यह सर्वविदित है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि यह एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता है जिसे इसी रूप में छोड़ा जा सकता है। और फिर यहाँ पर इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। यानी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य बनता है। उसके बाद में आती है समाजवादी। समाजवादी शब्द के बारे में देखते हैं। समाजवादी शब्द क्या कहता है? तो समाजवादी शब्द है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण यहाँ पर मौजूद थे। दूसरे शब्दों में हम कहें, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित करके इसके अनुसार यहाँ पर कार्य किया है। तो जो अवार्डी प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया था उस प्रस्ताव की बात करें, इस प्रस्ताव का कहना था कि कांग्रेस के उद्देश्य और भारत के संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित, जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजन समाज के समाजवादी प्रारूप की स्थापना को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, जहां उत्पादन के मुख्य साधन सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण में हो, उत्पादन में क्रमिक रूप से तेजी लाई जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण होता है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण या निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक में निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को यहाँ पर समाप्त करना है। तो यहाँ पर जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, उसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने हमेशा से ये कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे और उसके अनुसार राष्ट्रीय उपक्रम है। सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है।
तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज़्यादा है। तो गांधीवादी समाजवाद यहाँ पर जो झुकाव बताया गया है, ये नकारा बनाम भारत संघ जो 1983 का था केस, उसमें ये बताया गया है कि गांधी समाजवाद की तरफ झुकाव ज़्यादा है। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला यहाँ पर बना दिया है। तीसरा यहाँ पर प्रस्तावना का शब्द आता है, वो है धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या बताया गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें, राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 तरह के राज्यों को अपनाया गया है। एक तो होता है नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य क्या होते हैं? धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नास्तिक राज्य। एक होते हैं सिद्धांतिक राज्य, ऐसे राज्य जिनका अपना विशेष धर्म होता है, जैसे बांग्लादेश का विशेष धर्म है, वर्मा का विशेष धर्म है, श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है ऐसा राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और इस तरह उसका कोई विशेष धर्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें अमेरिका और भारत। जीएस पांडे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में ये बताया गया है कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन यहाँ पर प्राप्त है। तो यहाँ पर सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, इसकी बात हम करें कि तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री HR गोखले ने इस व्यवस्था को ऐसे परिभाषित किया कि जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं उसमें आस्था और उपासना की स्वतंत्रता होगी। राज्य के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वह सभी धर्मों का समान समझे, लेकिन राज्य किसी धर्म का कोई स्थापक नहीं होगा। इसी तरह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PV गजेंद्र गढ़कर ने भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की इस तरह परिभाषित किया है कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है, वह अधार्मिकता या धर्म विरोधी नहीं है, यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक की। तो ये चौथा वर्ड आता है लोकतांत्रिक, प्रस्तावना में है ये लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द बताया गया है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी शब्द है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रारिया। इसका अर्थ होता है लोग एवं शासन। डेमोस मतलब लोग और क्रारिया मतलब शासन, यानी लोगों का शासन यहाँ पर बताया गया है डेमोक्रेसी को। और यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार होते हैं। इनके नाम क्या हैं? 4 मुख्य औजार हैं। एक तो परिप्रेक्ष्य होता है, एक होता है पहल, एक होता है प्रत्यावर्तन यानी प्रत्याशी को वापस बुलाना, और एक होता है जनमत संग्रह। तो ये 4 चीजें यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर होती हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जैसे हम बात करें जनता जनमत क्या होता है? जनमत वह तरीका है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है। उपक्रम एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह सकते हैं। और बुलाना क्या होता है? यह एक तरीका है जिसके जरिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन नहीं करने पर उसके कार्यालय से पहले उसके कार्यकाल से पहले उसको हटाया जा सकता है। और जनमत से निर्णय की बात करें, जनमत से निर्णय क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है और सामान्यतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। तो दूसरी ओर होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को
प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है और यह दो प्रकार का होता है। एक तो संसदीय लोकतंत्र होता है, एक राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें कार्यकारिणी अपने सभी नीतियां और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तक स्थायी नहीं बन सकता, जो भी राजनीतिक लोकतंत्र है तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व की मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर के एक त्रयी की रचना एक अर्थ में करते हैं। यदि इनमें से एक को अलग किया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति यहाँ पर बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के और व्यक्तिगत पहल और उद्यम को यहाँ पर समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी और संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। फिर बात करते हैं हम गणतंत्र की। गणतंत्र में क्या बताया गया है? गणतंत्र क्या होता है और गणतंत्र में क्या बताया गया है? तो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजेशाही और एक होता है गणतंत्र। राजेशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख है, आमतौर पर राजा या रानी हो सकता है, उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के साथ चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें यहाँ पर शामिल है। पहली तो यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी ओर किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। फिर बात करते हैं न्याय की। तो छठा पॉइंट आता है यहाँ पर न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप है, अनुपातिक न्याय को यहाँ पर परिलक्षित करता है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। फिर बात करें हम, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में यहाँ पर क्या बताया गया है? स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता है वो परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार हैं, शर्त रहित नहीं हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं। हम यहाँ पर बात करें रूस की क्रांति और राजनीतिक न्याय वाली चीजें, राजनीतिक। और इसी तरीके से जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति से यहाँ पर कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से यहाँ पर स्वतंत्रता ली गई है और समता शब्द लिया गया है और बंधुत्व, ये शब्द है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब बात करते हैं हम समता की। स्वतंत्रता के बाद में आ जाती है समता यानी समानता। 8वां पॉइंट है समता। तो समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है और इस उपबंध में समता के 3 आयाम यहाँ पर शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, जो समानता यहाँ पर बताई गई है वो अनुच्छेद 15 में बताई गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, यहाँ पर अनुच्छेद 16 में बताई गई है। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में किया गया है और उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में किया गया है। जैसे पहले राजा महाराजाओं की उपाधि दी जाती थी, उसका अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं। पहला है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 325 में बताया गया है। और दूसरा है लोकसभा या विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान है, अनुच्छेद 326 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 39 में है, महिला एवं पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को यहाँ पर सुरक्षित करते हैं अनुच्छेद 39 के द्वारा, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। फिर एक और शब्द आता है यहाँ पर बंधुत्व। क्या आता है? बंधुत्व। बंधुत्व में क्या बताया गया? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक मंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है और मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 क भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठ करके सौहार्दय और अपनी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति को व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान यहाँ पर बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, जो कि 51 क में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुँचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद हैं, वो राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम यहाँ पर शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रवृत्ति का यहाँ पर परिलक्षण होता है।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाएं हैं उन पर पार पाने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व। तो प्रस्तावना का महत्व क्या कहता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का यहाँ पर उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने तथा अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट वाकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। तो संविधान की जो कुंजी नोट उन्होंने कहा है, कुंजी नोट के बारे में यहाँ पर बताया गया। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह प्रतीत होता है कि विस्तार में यह पुस्तक के वाद विवाद का सार गर्भित अंश है, इसलिए इसे कुंजी नोट के रूप में स्वीकारना चाहिए। यह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख यहाँ पर किया है। तो प्रस्तावना का पाठ क्या होता है। उन्होंने लिखा है कि मैं उसे उल्लेखित करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोगों को अपने स्वतंत्र जीवन, राजनीतिक परंपरा और सिद्धांतों को शामिल कर शुरू करना चाहिए। जिस पश्चिम को हम पाश्चात्य कहते हैं, लेकिन जो अब पाश्चात्य से ज़्यादा कुछ है। फिर हम बात करें यहाँ पर कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एम हिमायतुल्लाह के मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना की बात करें, यानी संविधान का ही भाग बताया गया है प्रस्तावना को। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना क्या कहती है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है, क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। तो बेरुवाडू संघ मामला जो कि 1960 का है, बेरुवाडी संघ मामला, इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भ लिया गया जो बेरुवाडू संघ एवं एकलव्य परिवर्तन था 1960 के बारे में भारत पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित है। इसमें बताया गया था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला आता है 1973 का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रख करके संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। और LIC ऑफ इंडिया मामला जो 1995 में हुआ था, इसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु
तब जबकि अन्य भाग पहले ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना का अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, और जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद के प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। तो यहाँ पर दो तथ्य उल्लेखनीय है। पहला, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। दूसरा, यहाँ पर बताया गया है कि यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर प्रस्तावना में संशोधन की संभावना की हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में क्या संशोधन संभव है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। प्रस्ताव संशोधन की संभावना। तो प्रस्तावना में संशोधन की संभावना के बारे में बात करते हैं। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामला जो 1973 में उठा था, यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, और याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताएं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं, उनको ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी संघ जो 1960 के तहत दिया था, कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 367 में न्यायालय ने पाया कि हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में उल्लेखित तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा और इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। तो संसद की संशोधन की शक्ति में वे शक्तियां नहीं आती हैं जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करे और उसकी अखंडता को नष्ट करें। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधन किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इस संशोधन को यहाँ पर वैध ठहराया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि संघ और इसका क्षेत्र है वो किस तरीके से है, यानी भारत को संघ और इसका क्षेत्र कहा जाता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसको बोला जाता है।